लगता है हैंग कर गए थे। नमस्कार, संजीव चंदन। प्रज्ञा ठाकुर राजनीति छोड़ रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची, उसमें भोपाल की सिटिंग सांसद प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट यदि याद हो तो उसकी अभियुक्तों में से एक, और हालांकि बाद में आगे चल करके और उसकी कहानी भी सर्वविदित है कि किस तरीके से इस केस से वो मुक्त भी होती है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनी और अपने विवादित बयानों के कारण प्रधानमंत्री का आक्रोश झेली। महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने पर उन्होंने यहां तक कहा कि मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें बनाए रखा और कई कमेटियों में भी रही संसदीय समिति। इस बार टिकट नहीं दे करके प्रधानमंत्री में ऐसा कहा जा रहा है कि एक इशारा दिया है कि इस तरीके का बोल नहीं चलेगा, इस तरीके का फायर ब्रांड नहीं चलेंगे, इस तरह के नफरती तेवर नहीं चलेंगे। इस यही कारण है कि प्रवेश वर्मा का टिकट भी बताया जा रहा है, इसी कारण से काटा गया है। दिल्ली के सांसद साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा का प्रसंग है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से लगातार उन्होंने एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स दिए, एंटी अल्पसंख्यक स्टेटमेंट्स दिए। बिदुड़ी साहब संसद में मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि मुस्लिम सांसद के खिलाफ, बसपा के सांसद के खिलाफ जो उनका बयान आया, कटुआ आदि का, तो उनका टिकट कट गया। तो इसको इसके लिए भी कहा जा रहा है कि जो उनके बयान थे, इस कारण से प्रधानमंत्री ने उनके टिकट काटे। तो सवाल उठता है कि क्या मोदी जी की जो ये तीसरी पारी है और जिसके लिए भाजपा के भीतर के जो नफरती तेवर वाले लोग हैं, या ओवरऑल जिससे भाजपा का एक नफरती तेवर बनता है, जहां नफरत के बोल बोले जाने से प्रगति होती है, जैसे गिरिराज सिंह जिनके टिकट कटने की संभावना है बिहार से, तो लेकिन वो सीढ़ियां इसी कारण से चढ़ते गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार होते चले गए। लगातार नफरती तेवर, नफरती बोल। लेकिन क्या ये जो टिकट कट रहे हैं वो इसका संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के तीसरे रिजिम में अपना जो नफरती रैपर है उसको खत्म कर रही है? यदि रैपर खत्म हो रहा है तो क्या तासीर भी खत्म होने वाला है? क्या आरएसएस का एजेंडा बदल रहा है? क्या हिंदू महासभा का एजेंडा बदलने वाला है? क्या मॉब लिंचिंग करने वाले काउ विजिलेंट्स से अपने आप को काट करके और उनको प्रॉपर सजाएं दिलवाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या फिर से वो बिल्किस बानो जैसा कोई कांड नहीं होगा? आज भी बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार सॉफ्ट दिखाई पड़ती है। तो सवाल यही है, हालांकि मैं कई बार इसको कोट करता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वह भारत के प्रधानमंत्री के चरित्र को बदलता है, शेप करता है। ऐसा कहा करते थे कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार, बड़े पत्रकार। हम आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री से भी उनके बड़े रिश्ते रहे। भारत के उच्चायोग में, लंदन में शायद उच्चायुक्त भी रहे थे और काफी प्रोग्रेसिव विचारों के और प्रोग्रेसिव खेमे में समात्रे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझसे ये कहा था। तो क्या मोदी जी बदल रहे हैं? लेकिन क्या वो जो तासीर है, आत्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, हालांकि उनको बड़ा अच्छा लगता है आत्मा सुनने में ही, लेकिन मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी क्या अपना एजेंडा छोड़ने वाली है? ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं राजस्थान से 2 एग्जांपल देने वाला हूं, पैनल में भी राजस्थान से साथी होने वाले हैं। एक स्कूल में एक शिक्षिका को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया और उसकी नौकरी पे गाज है कि उसने जायज ही रिपब्लिक डे पे सरस्वती की तस्वीर लगाने से मना कर दिया था। उसका कहना था कि सरस्वती, भाई सरस्वती पूजा पे लगा लो, चल जाएगा। लेकिन क्या योगदान है सरस्वती का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, भारत की आजादी में क्या योगदान है? सावित्रीबाई फुले की वो बात कर रही। यानी स्कूलों में अब रैशनल करिकुलम की बात भी नहीं करना है।
एजेंडा तो स्पष्ट है कि करिकुलम में किस तरीके से आरएसएस के लोग, आरएसएस की छेड़छाड़ है इस सरकार में, आरएसएस के लोगों द्वारा, आरएसएस के विचारकी के लोगों द्वारा। लेकिन इतना भी स्कूलों पे नियंत्रण की जो बौद्धिक विमर्श है, जो एक तार्किक चेतना है, वो भी छात्रों के भीतर न डेवलप किया जाए। और वही शिक्षा मंत्री राजस्थान के बाद में किसी देवता की पूजा करते हुए विरोधियों को के लिए या जो हिंदुत्व के विरोधी लोग हैं उनके लिए पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए जैसा वरदान मांगते दिखाई पड़ते। तो ये भी हो रहा है। बिहार में लगातार छुट्टियों को लेकर के, अब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, बड़ी बेचैन थी, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन की पुरानी सरकार जब नीतीश जी या लालू जी साथ थे, और तब हर एक कदम को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश के भीतर अपना सांप्रदायिक चेहरा भारतीय जनता पार्टी बार बार दिखा दी, सब क्या बदल जाएगा? संदेश खाली में जो खेल हो रहा है पश्चिम बंगाल में, वो सब क्या बदल जाएगा? घटनाएं जो होती हैं तिल की ताड़ की तरह, थोड़ी सी भी कोई घटना हो और जिसमें मुस्लिम यदि केवल नाम भराना चाहिए, बस समाज है, समाज के भीतर हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की घटनाएं होते रहती हैं, लेकिन नागरिक की तरह नहीं देखा जाना किसी भी समूह को। एक समूह को बहुत ही पैम्पर करना, दूसरे समूह को नागरिक की तरह नहीं देखना, ये प्रवृत्ति रही भारतीय जनता। क्या वो बदलने वाली है? इस पर आज बातचीत करने वाले हैं हम लोग। हमारे साथ हैं ओम सैनी सर, वरिष्ठ पत्रकार, स्त्री काल के दर्शक अब धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं, और आगे जो ओम सैनी सर, आफरीन जोड़िए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कनुप्रिया, हमारी साथी, पॉलिटिकल सोशल टिप्पणीकार हमारे साथ हैं हरिशंकर सर, पहली बार आए हैं, मैं इनका अपराधी हूं क्योंकि 8 बजे हमने एक शो शुरू कर दिया है, 8 बजे संदेश न्यूज के नाम से, इसी नाम से क्या और भी नाम है सर? नहीं, यही नाम है। हाँ, के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, और हमारे साथी हैं धनंजय जी। धनंजय जी 9 बजे अपनी खिड़की पे जाएंगे, 8 बजे इस खिड़की। हमारे साथ हैं हेमंत जी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हेमंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये हाल है, खिड़की का मतलब था धनंजय जी आप नागरिक वाले पे जाइएगा। तो ये हाल है, किससे शुरू करें? कनु से ही शुरू करते हैं। बात सरस्वती का है तो फिर हरिशंकर सर को जाना है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर आपको बांधते हैं सर, क्योंकि पहला हक कनु का बनता है। मामला सरस्वती का है और सावित्री का, और महिला शिक्षिका ही सस्पेंड हुई, बैरवा, हम बैरवा है, प्रेमलता बैरवा या तो ये है। और दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि ये कोशिश की जा रही है, ये टिकट और अन्य कारणों से भी कटे होंगे। कैसरगंज से अभी उसके जो ब्रिजभूषण सिंह हैं, उनका टिकट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनका भी कटेगा। तो आप कैसे देखती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी बदलेगी, अपना चेहरा बदलने का छद्म रच रही है? क्या देख रही हैं इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, बताइएगा, क्योंकि दूसरी तरफ ये सब भी चल रहा है। संजीव जी, मुझे लगता है कि अपना चेहरा तो वो नहीं बदलना चाहेगी, क्योंकि उसी चेहरे पर उसको वोट मिल रहा है। यदि वो हिंदू मुसलमान करना छोड़ देगी तो आमतौर पर हिंदुओं के अंदर ये एक जो थोड़ा बहुत दक्षिणपंथी हिंदू हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे पर होना चाहिए नागरिक के तौर पर, जिसके कारण ही उसको बीजेपी को वोट मिल रहा है, तो ये उनका एक परमानेंट वोट बैंक है। उसके अलावा काम उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके बूते के ऊपर वो अपने आप को आगे दिखा सके। तो बेसिकली उनका जो वोट बैंक है उसका सबसे बड़ा आधार ही यही है। 2 आधार है उनके, एक तो सवर्ण मानसिकता आधार है, दूसरा आधार उनका है ये हिंदू मुस्लिम वाला आधार। तो ये दोनों आधार वो छोड़ ही नहीं सकते। अब बात यदि हम पहले उस शिक्षिका की करें तो उसने काफी बहुत ही साहसी ये काम किया है। मैं कहूंगी कि उन्होंने वहां पर ये साफ साफ बोला कि मैं स्त्री पूजा सरस्वती पूजा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने एक स्कूल चलाया हुआ है और ये मुझे पता है कि जब आमतौर पर सब लोगों का एक तरह का प्रेशर होता है कि ये चीज इतनी छोटी सी चीज ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसा वैसा,
तो यदि उन्होंने एक कदम उठाया है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस कदम को उठाने के ऊपर उन्हें सस्पेंड करके निश्चित तौर पर ये संदेश दिया गया है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की मानसिकता जो है वो आगे फैलनी नहीं चाहिए। यदि वो इसको सस्पेंड नहीं करते तो आज जो एक शिक्षिका ने आवाज उठाई है, कल कोई दूसरी शिक्षिका भी आवाज उठा सकती थी और ये पूरा का पूरा समाज में ये बात फैल सकती थी। तो उन्होंने पहले ही उसके ऊपर एक एक्शन लेके वो दरवाजा, वो रास्ता ही उन्होंने बंद किया कि नहीं, ये इस तरह की विचारधारा जो है वो समाज में फैलनी नहीं चाहिए। और जहां तक ये टिकट देने का ख्याल है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किसको किस तरीके से इस्तेमाल करके कैसे छोड़ना है। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी की बात लें हम, तो उनको राष्ट्रपति पद के लिए भी नहीं, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नहीं बने तो राष्ट्रपति ही बन जाए, लेकिन उनको उस पद के लिए भी नहीं डाला गया। यहाँ पर जिन लोगों के टिकट कटे हैं, निश्चित तौर पर एक और जो दूसरी चीज मैं देखती हूँ आम लोक मानस में, कि वो ये तो चाहते हैं कि मुसलमान दोयम दर्जे पे चले जाएं, लेकिन वो अपना बहुत ज्यादा कट्टरपंथी चेहरा भी नहीं रखना चाहते हैं। वो चुप हो जाते हैं जब कोई गालियों की बात हो, ऐसा हो तो 10 लोग यदि समर्थन में होंगे, लेकिन बोलेंगे एक आध 2 लोग ही कि नहीं ये ठीक हुआ, 8 लोग कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ है। तो इस तरीके की जब, तो कुछ लोगों को ये तैयार करते हैं, कुछ लोगों को ये इतना स्पेस देते हैं जहां वो गालियां दे सकें, जहां वो इस तरह की बात कर सकें, और फिर उसका एक्सपेरिमेंट का अपना प्रभाव देखते हैं कि लोगों के ऊपर क्या असर हुआ है। और यदि उनकी एक आमतौर पर उनके खिलाफ यदि लोगों के मन के अंदर बनता है तो उसको उठा के हटा देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आगे ऐसे लोग नहीं होंगे, नहीं, आगे भी ऐसे लोग होंगे और उसको उठा के उनको बाद में हटाया जा सकता है। जहां तक बृजभूषण शरण सिंह की बात है, 2 चेहरों के ऊपर तो मेरा भी ध्यान है कि बृजभूषण शरण सिंह का वो क्या करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को ये चैलेंज नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ, लेकिन पब्लिक के अंदर किरकिरी हो चुकी है। तो ये सीट के ऊपर मैं देखना चाहती हूँ कि मोदी क्या एक्शन लेंगे, वो अपनी हार जीत देखेंगे या वो ये देखेंगे कि इसके इस एक्शन के बाद कितनी बदनामी होगी। और दूसरी जो सीट है वो है वरुण गांधी की। वरुण गांधी और मेनका गांधी के खिलाफ वो क्या उनको क्या वो सीट देंगे कि वो जीत सकते हैं, क्योंकि वो उसी तरह का कार्य कर रहे हैं जैसे कि एक तरह का कार्य आचार्य जी कर रहे थे कांग्रेस में रह के, कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब यदि वो बीजेपी यदि मोदी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो एक किस्म की कमजोरी मानी जाएगी। तो ये भी देखना है कि वो उनका इन दोनों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है पॉलिटिक्स में भी और अदरवाइज भी जो संघ के और बीजेपी के लोग मिलते जुलते रहते हैं, उससे मेरा अनुभव, मेरा ये कहना है कि इनका कोई चेहरा वेरा कुछ नहीं बदलते हैं, ये प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर लोगों के अंदर प्रभाव देखते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तनु, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक तो ये बैलेंसिंग एक्ट है भारतीय जनता पार्टी का, इसका चेहरे से कोई लेन देन नहीं है। सैनी सर क्या ऐसा ही है, बैलेंसिंग एक्ट है और ये लगातार ऐसे संदेश अपने वोटर को देते ही रहते हैं। एक सामान्य सी परिघटना थी उस स्कूल की जहां एक लड़की, राजस्थान में कोटा की घटना है, वो प्रेम में किसी लड़के के साथ चली गई और उसके बाद जब स्कूल ने सर्टिफिकेट इशू कराया तो उसमें उसका सर्टिफिकेट लिखा हुआ था उसके धर्म के, तो बनाया गया कि ये धर्म परिवर्तन कराया गया, धर्म परिवर्तन। तो इस तरह के मैसेज भी देते रहते हैं दूसरों को, ये भी कोशिश है। तनु सही कह रही हैं, कैसरगंज पे सबकी नजर है कि वो वोट बैंक वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, कैसे देखते हैं सर? और दूसरी तरफ ये चलाया बड़े सेक्शन में मोदी जी के कारण ही जो है, हालांकि प्रज्ञा ठाकुर वगैरह का कोई इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा नहीं है जितना कि बृजभूषण का है। तो ये क्या हो रहा है? बदल रहे हैं मोदी, चेहरा दिखा रहे हैं सामने, बीजेपी बदल रही है, बीजेपी को बदलना चाह रहे हैं, तो इनके नफरती एजेंडे का क्या होगा? ये जो राजस्थान में हो रहा है, ये जो इनके बोल वचन आते हैं, वो सब क्या होने वाला है? सैनी सर देखिए, इनका नफरती जो सारा चरित्र है वो तो कभी नहीं बदल सकता। सर सॉरी मैं भूल गया था।
हरिशंकर नहीं, आप साहब को सैनी जाना साहब है को ना? कंटिन्यू करने दीजिए, सैनी साहब को नहीं कंटिन्यू नहीं करने चलिए, दीजिए। नहीं आप हाँ आइए। कंटिन्यू करिए। ना ना, आपका स्वागत है सैनी साहब पहले। प्लीज, सैनी साहब प्लीज। नहीं मैं कह रहा वो है, रुके मैंने अभी है 15 मिनट सर हैं वो, ठीक जी। आप यानी आइए, सर मैं बोलूँ या बोलिए। आप बोले। हाँ देख- जी। देखिए, इनका नफरती दर्शन तो कभी नहीं बदल सकता। इन्होंने कोशिश की थी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको 1980 वाली वो बात, जो दिल्ली में अधिवेशन के वक्त में हमारे अब्दुल करीम छागला साहब जो उस फंक्शन की सदारत कर रहे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हो रहा था, और जहां अटल जी और आडवाणी जी दोनों ही रचयिता बैठे हुए थे, और वो जो घोषणा पत्र जारी कर रहे थे उसमें भारतीय संविधान का बड़ा सम्मान नजर आ रहा था और उन सारी बुनियादी बातों को उसमें समाहित किया गया था। उनको देखकर कि छागला जी ने कहा था कि मुझे लगता है अब कांग्रेस का विकल्प पैदा हो गया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि सब चेंज होगा। नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव आए सामने तो सारा सब कुछ ढह गया और दो ही रह गए, ये आडवाणी जी और अटल जी लोकसभा के अंदर। उसके बाद में जो इनका मंथन हुआ, उस मंथन ने कहा कि हमारे अपनी आस्था के जो सवाल हैं, हमारे अपनी जो बुनियादी दर्शन है, और जिस हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने के लिए संघ और हम खुले तौर पर अपने आप को समर्पित किए हुए हैं, उसमें कोई बदलाव करने की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, स्ट्रेटेजी यानी रणनीति के तहत आप बदलाव करते रहिए। आपने देखा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने सर पे कभी भी टोपी नहीं लगाई, वो जिससे कि वो परिधानों से पहचानने की बात करते रहे हैं, उनके मुंह के ही शब्द है। तो इनके किसी भी बदलाव की बात करें, ऐसा कि वो स्त्री विरोधी नहीं है, या वो अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, या वो समाज में सारे संप्रदायों के साथ में समन्वय स्वाद्र चाहते हैं, ये उनकी रणनीति हो सकती है, ये उनका बदलाव नहीं है। इस बदलाव से हमें हरगिज ये नहीं मानना चाहिए कि उनकी शायद सब तबीयत बदल गई है, अब वो नफरती तेवर नहीं है उनके, ऐसा नहीं है। मौका मिलने के साथ में देखिए, यही जो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है जिन्होंने 3 मुस्लिम टीचर्स के साथ में जो कुछ किया, और जिसको लेके जो गोदी मीडिया है उसने इतना तेजी के साथ में उछाला है तो पता नहीं कैसे नियंत्रित हो गया है, वरना तो उन्होंने तो कोई कमी रखी नहीं थी कि यहाँ पर ये हो जाए कि सब ये धर्म पर परिवर्तन करने का सिलसिला था और ये सारी बातें जैसे कही उन्होंने। तो मुझे तो ये लगता है कि जनता ज्यादा समझदार है, जनता इन चीजों पे उस तरीके से रिएक्ट नहीं करती। जब टेलर का सर काटा गया वहां पर उदयपुर के अंदर, तब भी लोगों ने समझ लिया कि एक इंसिडेंट है जो नफरत के साथ में यहाँ पर आया, लेकिन ये राजस्थान की जनता की मानसिकता नहीं है। राजस्थान का नागरिक ऐसे नहीं सोचता है, और वो देखा कितना बहुत कोशिश के बावजूद भी वो स्टैब्लिश नहीं हुआ। यह अलग बात है कि भारतीय और प्रधानमंत्री तो लगातार इन सब बातों को बोलते रहे, और इसी को कि राजस्थान में किस तरीके से ये किस तरीके से अल्पसंख्यकों के ये सारे कैसे नियंत्रित करना कितना मुश्किल हो रहा है, और ये दंगे वाला सिलसिला ये बोलते रहे। तो आप ये इनके थोड़े से परिवर्तन से आप ये ना समझिए कि इन्होंने अपनी नफरती दर्शन को छोड़ दिया है। इनका दर्शन वही है जो गुरु गोलवलकर ने इनको दिया, हिंदू राष्ट्र की रचना करनी है, और हिंदू राष्ट्र के रास्ते में जो भी आएगा तो चाणक्य इनका क्या कहते हैं सबसे बड़ा लीडर है, जिसके माध्यम से शाम दाम दंड भेद से उसको हासिल करना है। इस पे कोई भी इन्हें कतई एहसास नहीं होता। इनकी मानवीय समझ जिसे कहना चाहिए बिल्कुल नहीं है। ये तो सोचते ही नहीं है कि मुसलमान का बच्चा है तो फिर कैसा होता है। तो 2002 में आप देख लीजिए क्या हुआ। महिलाएं अगर मुसलमान है तो कैसा होता है वो आप 2002 में बिल्किस को देख लीजिएगा, दूसरी महिलाओं को देख लीजिएगा। और जहां भी वो होता है खट से इनका जो वो सीधा सीधा बच्चों पे, महिलाओं पे, कमजोरों पे इनका जैसा होता है। आप दिल्ली में देख लीजिए जैसे पहलवान लड़कियों के साथ में जो कुछ हुआ, तो ये मुझे नहीं लगता है ये जो इनके टिकट विकेट काटे गए हैं तो वो शायद कई कारण होंगे, और उसमें वो क्या क्षमा करेंगे। उनके इस बात से तो एग्री नहीं, मतलब इसको समर्थन ही नहीं दिया जा सकता कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये बार मेरा दिल बड़ा दुखेगा, ऐसा सब बोल रहे थे वो कुछ। ये सब आडंबर है, ये हकीकत नहीं है। इनमें परिवर्तन का कोई सिलसिला मुझे नजर नहीं आता जी। बल्कि वो प्रज्ञा ठाकुर इसी बात के बारे में कह रही हैं कि वो दिल नहीं दुखेगा, ऐसा उन्होंने कहा था, लगता है उन्होंने, सॉरी
मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तो लगता है उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, ऐसा ही बोल रही है। हाँ, वो देखिए वो उनका सर, बोलने का सिलसिला है, लेकिन हकीकत ये है कि इनकी नफरती दर्शन में कहीं कोई इस तरह का भाव नहीं है, जो कि सामान्य मानवीय दृष्टिकोण से सोचने का तरीका इनका नहीं है। ये तो एक तरफा ही सोचते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल जिस तरीके से आप इजराइल में देख रहे हैं हमास के साथ में जो हो रहा है, जब वैसा का वैसा सिलसिला है यहाँ पर। 2002 आप इनकी बुनियाद है, डिक्शनरी है, उसको कभी भूलने की बात नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से वो बुनियाद बन चुकी है और इस पार्टी पे उस तरीके से कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये नीतीश जी भले ही से कर ले, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मुझे लगता है। नहीं, नीतीश जी तो नहीं कर रहे। नीतीश जी की कथा ही अलग है। हरिशंकर, हालांकि ये बात भी है, वो मैं देख रहा था, वेरीफाई कर रहा था, 80 में आडवाणी और वो नहीं जीते थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी नहीं जीते थे। अटल जी वो दो जीते, दो सीट, हाँ, दो दूसरे सीट बता रहा है, गूगलिंग की थोड़ी सी मैंने। हाँ, तो और अगर मेरे दिमाग में एक बात फिर सही कर लीजिएगा, मेरी याददाश्त पे भी अब थोड़ा उम्र का असर होने लग गया शायद। वो एक अटल बिहारी वाजपेयी तो चूंकि सर वो भी तो है ना कि वो दोनों आडवाणी और वो दिमाग में रहता भी है। और एक ईश्वर चौधरी होते थे हमारे गया से सांसद, तो वो भी कुछ 2 वाले में कहीं थे कभी, लेकिन वो देखना पड़ेगा 84 में थे कि 89 वाले में, ये 80 में थे कि 84 वाले में। 2 बार 2 सांसद इनके रहे हैं। और बाद में हरिशंकर सर, अभी तो लेकिन ये भागवत जी इतना सा देखा जाए, कि क्या अटल जी और आडवाणी जी ने इलेक्शन लड़ा था क्या उस वक्त, और लड़ा था तो क्या पराजित हो गए थे? मेरा ख्याल है कि हाँ, वो देखना पड़ेगा सर। अब उस पर तो अलग से अब ध्यान देके कभी हम लोग आगे करेक्शन भी दे देंगे। हमारे दर्शक जुड़े रहे, आगे भी प्रोग्राम देखते रहे। 8 बजे नहीं तो 9 बजे देख लें। किस साल की बात कर रहे हैं? 84 में और 89 में गूगल कर लीजिए, देख लीजिए। 84 और 90, सॉरी 80 और 84, 80 जब जनसंघ से भाजपा बनी, और जब जो है, तो मैं कह रहा हूं सर जोशी सर कि ये जो है मोहन भागवत जी बड़े चिंतित हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया खरगोश और कछुआ जैसा मत करो कि बहुत तेजी से चले और निश्चिंत हो गए और गिर गए। तो ये सब बात कर रहे हैं। वो बिहार में भी आके ये सब, जब ये सभा हो रही थी, जब हम लोग सभा में बड़ा इंगेज थे और बात कर रहे थे तेजस्वी जी की, उसी समय ये मोहन भागवत लगे हुए हैं। 2025 में उनका 100 साल पूरा होना, और इधर टिकट काट करके इन लोगों के जो कथित फायर ब्रांड हैं, फायर ब्रांड ही है। और ये हम फायर ब्रांड क्यों कहें, ये फायर ब्रांड थोड़ा अच्छा सुनने में लगता है। ये बेसिकली नफरत की राजनीति, हाँ, तो ये एलिमेंट है। नेता भी मत कहिए। ये लोग सर वहां करते थे, इनका टिकट काट देना। तो क्या हो रहा है, एक तरफ चिंतित मोहन भागवत, दूसरी तरफ ये टिकट कट रहा है, तीसरी तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर आज भी वहां। आखिर आप कुएं की इतनी सफाई कैसे कर दीजिएगा? कुएं से पानी ही सब निकल जाएगा। सब तो वही है, ट्रेनिंग ही वही हुई है। जोशी सर जी नमस्कार। और YouTube के प्रथम नागरिक को मेरा सादर नमस्कार, सूत्रधार को मेरा सादर नमस्कार, और मेरा फोन ना उठाने वाले मेरे एक बिहार के मित्र को मेरा सादर नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अनुप्रिया जी, आपको प्रणाम करता हूँ। आप पहली बार बता दूं कि प्रथम नागरिक के तौर पे राष्ट्रपति को रिप्लेस कर दिया है धनंजय जी ने। मैंने यूट्यूब पे प्रथम नागरिक कहा। आप शब्दों आप देखिए, एक शब्द छोड़ देंगे तो फिर आप मोदी जी जैसा व्यवहार करने लगेंगे। वैसा मत कीजिए। एक शब्द का खेल है। लेकिन हरिशंकर सर, आपने शिकायत बहुत देर से की है। नहीं, मैंने आपका नाम नहीं लिया क्या? देखिए साहब, पानी जो है अपना धरातल ढूंढ ही लेता है। आप देख लीजिए। ओम सैनी जी को तो मैंने नहीं कहा, ओम सैनी जी ने बीच में मुझे नहीं कहा। चलिए, आपने बिहार की चर्चा कर दी, इसलिए मैं समझ गया कि आप मेरे बारे में कह रहे हैं। चलिए, इस हास पर बहुत देर से दरअसल क्या है कि मैं भारी भरकम बुद्धि जो है वो मेरे सुन रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा हास प्रयास हो जाएगा तो माहौल थोड़ा नरम हो जाएगा।
ऐसा मोदी जी भी करते हैं, लेकिन आप मुझे वैसा वाला व्यक्ति मत समझिएगा। और जो चर्चा का विषय है उसमें मैं सीधे आता हूं। मोदी जी पर चर्चा करना निरर्थक है, खासतौर से ऐसे विषय पर कि वो उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए किया, या वो डर गए, या वो कुछ अपना रिपेयरिंग करना चाहते हैं चुनावों के मद्देनजर, उन्होंने इसलिए बिधूड़ी को हटा दिया या उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को हटा दिया। नहीं, वो अंदर से प्रज्ञा ठाकुर और बिधूड़ी से भी ज्यादा भयानक है। ये मैं बहुत सोच समझकर और होशो हवास में कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीजों को दिखावटी तौर पर कहा जाता है, जैसे परिवारवाद एक शब्द है। परिवारवाद पर मोदी जी अक्सर प्रहार करते हैं, और परिवारवाद अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा को अकेले लालू जी के यहाँ परिवारवाद नहीं है जिस पर वो बिहार में टिप्पणी करके गए और लालू जी ने उसका जवाब दिया मंच से। दोनों ने एक ही तरह की भाषा में प्रश्न, जिस भाषा में प्रश्न हुआ उस भाषा में उन्हें जवाब मिला। लेकिन यहाँ आप देखिए, सुषमा स्वराज की बेटी को उन्होंने मीनाक्षी एक टिकट दिया है, बांसुरी स्वराज को, तो ये परिवारवाद के दायरे में आता है या नहीं आता है? राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट मिलता रहा है, वो परिवारवाद के दायरे में आता है नहीं आता? परिवारवाद से कोई अछूता नहीं है, ये बात हमको बिल्कुल मान लेनी चाहिए। तो परिवारवाद की बात करना सिर्फ और सिर्फ उनके परिवारवाद का मतलब है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी वगैरह वगैरह, वो जो एक उनकी वंशावली चली आ रही है, उनको उसके अलावा कोई दूसरा परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटना संजीव जी, या बिधूड़ी का टिकट कटना, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसकी और वजह होंगी, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं वो खुद तय करते हैं कि कौन व्यक्ति जो है वो नैतिक है, कौन अनैतिक है, कौन सही है, कौन गलत है। और ये परिभाषाएं मार्गदर्शक मंडल की उन्होंने तय की। उन्होंने तय किया कि इस उम्र के बाद में मार्गदर्शन मंडल में चले जाना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, और भी कुछ लोगों को भेज दिया गया, मुरली जी को भेज दिया गया। लेकिन जब उन पर खुद आई तो वो परिभाषा उन्होंने बदल दी। और फिर राजनाथ सिंह को भी टिकट मिला, और अब जितने सांसद हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो मेरे निजी मित्र हैं, वो कहते हैं कि साहब अब तो हमें भी हमें टिकट मिलेगा, हमें क्यों नहीं मिलेगा? वो भी मार्गदर्शक मंडल की उम्र में आ गए थे, तो टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मोदी शाह एंड कंपनी पर निर्भर करता है। अगर बिधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा तो फिर आसनसोल से पवन सिंह को क्यों टिकट दिया गया? पवन सिंह को टिकट दिया गया, और पवन सिंह की जो छवि थी उसको लेकर जब बंगाल में मामला गरमाने लगा तो पवन सिंह से चुपचाप पीछे से कह दिया गया कि यार हम तो नहीं हटा रहे, अब घोषित कर चुके हैं, तुम हट जाओ। तो पवन सिंह नकार गए होंगे, अब वो पीछे हट गए, लेकिन जो डेंट पड़ना था तो वो पड़ गया। पवन सिंह को देने का क्या अर्थ था भाई? वो किस मेजरमेंट में दिया गया? या जितने भी, देखिए, भले ही कांग्रेस ने स्टार को दिया टिकट, चाहे या भारतीय जनता पार्टी दे या समाजवादी पार्टी दे, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको उचित नहीं मानता। उनका अपना एक अलग क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, अभिनय का क्षेत्र है, निर्देशन का क्षेत्र है, फिल्म कला का क्षेत्र है, जो भी है वो अपने क्षेत्र में है, लेकिन राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है। अब आप ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग है। अब कंगना रनावत से मैं सभी स्त्रियों से क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, यहाँ तो एक ही कनुप्रिया जी मौजूद है, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांग लेता हूं। कंगना रनावत का राजनीति में क्या योगदान है? और वो जो वहां पर उनकी शक्ल पर या उनके जिस चीज पर भी वोट वो लेना चाहते हैं या जो भी है, तो ये सब चीजें दिखावटी होती है राजनीति में। ब्रजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन उनके लड़के को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवाने में किसकी भूमिका है, ये भी तो हमें देखना चाहिए। और ब्रजभूषण सिंह ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर अगर टिकट काटे गए तो हर्षवर्धन का क्या दोष? आपने नहीं भेजा अभी।
जी, हर्षवर्धन का क्या दोष था ये भी बताया जाए। भाई डॉक्टर हर्षवर्धन तो की छवि तो साफ सुथरी छवि है, उन पर कोई इस तरह का कोई दाग धब्बा भी नहीं है। मार्गदर्शक मंडल वाली बात भी खत्म हो चुकी है, फिर उनका टिकट क्यों काटा गया? क्या वो प्रज्ञा ठाकुर या विधुड़ी है? तो ये सारी परिभाषाएं अपने अनुरूप अपने हिसाब से तय करते हैं और वो कल इस नरेशन को बदल देंगे। वो विधुड़ी का टिकट काटेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ वो दंगे करा देंगे। जी आप कुछ कह रहे हैं संजीव जी? मैं कह रहा हूं कि इतने साफ सुथरे चेहरे भी कैसे चलेंगे? इतने साफ सुथरे चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी में कैसे चलेंगे सर? हाँ, वो भी नहीं चल सकते हैं सर। ये भी बात आपकी काबिले गौर है कि इतने साफ सुथरे चेहरे भी नहीं चल सकते हैं। तो ये भाजपा जो है वो नफरती तेवर बदल रही है। नहीं, आप ये सोचिए कि जैसे किसी फिल्म में कोई बहुत हास परिहास का कभी दृश्य आता है, कोई कहानी हो या, तो उसके ठीक बाद एक सेट सीन आपको मिलेगा। आप देखिए, ये टेक्नोलॉजी है दर्शक को बांधने की। तो वो एक ऐसा दृश्य आपके सामने आएगा जो बहुत हास परिहास का होगा या बहुत खुशी का होगा या बहुत उल्लासित कर देने वाला होगा। उसके ठीक बाद में एक ऐसा दृश्य उपस्थित आएगा, अगला सीन जो होगा वो बिल्कुल या तो आपको एकदम झकझोर देगा। तो ये जो चीजें हैं ये फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह है। विधुड़ी को जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, उसका कोई अर्थ भी नहीं है दोहराने का। वो शब्द कहने वाले को हटा दिया, प्रज्ञा ठाकुर को हटा दिया। इसे स्क्रिप्ट में वैसा ही समझिए आप जैसे उस फिल्म में एक ऐसा दृश्य आया है जो आपको थोड़ी सी खुशी देता है। उसके बाद अगले दृश्य की कल्पना कीजिए कि अब अगला दृश्य जो आएगा वो कौन सा नोआखली होगा, कौन सा मेरठ होगा, कौन सा अलीगढ़ होगा, कौन सा बदायूं होगा, कौन सा क्या होगा, वो कौन सा वो गुजरात होगा, कौन सी बिल्किस बानो सामने आएगी। आप अभी उसकी कल्पना कीजिए। एक दृश्य आपने देखा है, इसको बिल्कुल उसी तरह से देखिए कि ये दृश्य जो है आपको एक दिखा दिया गया है। आप बड़े खुश हो गए कि वाह, सब चाल चेहरा और चरित्र सामने आ गया। बिल्कुल धो दिया मोदी जी ने वॉशिंग पाउडर से अपनी पार्टी को भी। तो साहब अब आने वाले दृश्य में क्या होगा इसकी कल्पना कीजिए। और इसी के साथ मैं तो आपको अभी आपको एक अखबार के रिलीज पे जाना है, तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में सर। आप इस बीच में अरुण कुमार शर्मा सर हमने ज्वाइन कर लिया हम लोगों को, राजनीतिक विश्लेषक। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं उनसे प्रणाम करके तो जा सकता हूं सब। अरुण शर्मा जी को प्रणाम करने के प्रणाम सर, प्रणाम 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 सर, प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और संजीव भाई अगला नंबर मेरा लगा दीजिए, मुझे भी जाना है। हाँ ना, आप ही का लगा ही रहे हैं इसलिए कि आपको जाना है। तो जो कह रहे हैं आया था ना, अरे आप आए नहीं उस पे चैनल पे, हमने कहा अभी आता हूँ 10 मिनट पे। मैं जल्दी से एक टिप्पणी छोटी सी करके चले जाइए कि जो सर कह रहे हैं कि अगला सीन जो होगा, आप तो फिल्म के आदमी भी हैं, वो ज्यादा भयानक मंजर वाला होगा। वो घटनाओं के फॉर्म में भी हो सकता है या हो सकता है कि प्रज्ञा ठाकुर से ज्यादा और चेहरा ऐसा है। अब उससे ज्यादा बड़ा चेहरा क्या हो सकता है ब्लास्ट माले? देखिए, तो उससे बड़ा चेहरा और क्या होगा? तो क्या लगता है आपको कुछ सीन में ऐसा आने वाला है? हमारे इलाके में नया नया जो दरोगा आता है ना, बहुत डंडा चलाता है। उसका घर तोड़ दिया, उसको पकड़ लाया, उसको फोड़ दिया, उसको मरोड़ दिया, फिर वो सेटल हो जाता है। फिर वो एकदम कोई भी जो है चोर भी उसके पास जा करके बैठता है, बड़ा प्यार से बतिया के आता है। पान की दुकान पे भी बड़ा बतियाता है, क्योंकि सब जगह सेट हो जाता है उसका। ये बीजेपी का यही है। नरेंद्र मोदी जी जो आए थे, कितना बड़ा लेकर के आए थे, काला धन, भ्रष्टाचार, फलाना ठिकाना, चिलाना, पाकिस्तान, चीन, मुसलमान। आप जो बोल के जा रहे हैं उस पर शर्मा सर की टिप्पणी जरूर लेंगे। वो पुलिस से रिटायर हुए हैं। आने लीजिए का बनाया है। हमने शर्मा जी को देख करके ही बोला कि ज्यादा बेहतर बताएंगे ये। हम तो अपने इलाके का अनुभव बतला दिया, शर्मा जी बतलाएंगे अलग अनुभव क्या है। एसपी के लिए भी वही है। नए नए एसपी साहब आते हैं तो खूब तलवार भालते हैं। इसको पकड़ दिया, उसको तोड़ दिया, उसको फोड़ दिया। खास करके हम लोग के गाँव में जो शराब बनाने वाले लोग होते हैं ना, शराब चुआते हैं, उसके घर में जरूर हमला होता है।
फिर वो सेट हो जाता है कि भैया तुम 5,000 रुपये महीना दे देना, तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना। वैसे ही है। और इसका एक जीवंत उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पुलिस का दिया, इनका मोदी जी का उदाहरण बताता हूँ। महाराष्ट्र आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। महाराष्ट्र में जब अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे 2019 का, तो क्या बोल रहे थे देवेंद्र फडणवीस? चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, है ना, अजीत दादा पवार चक्की पिसिंग। उसके बाद पता चला कि जो है सुबह 5 बजे उन्होंने ओथ ले लिया और सारे उनके बंद हो गए खाते, जहां जहां चक्की पिसिंग वाला रिकॉर्ड था। फिर उसके बाद वापस सरकार नहीं बनी और शिवसेना की सरकार बन गई। उसके बाद ये शिंदे जी का जो पूरा गुट है, शिंदे जी पे चला, ईडी के नोटिस आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। फिर फाइनली जो है वो सब बाहर निकल आए, गुजरात गए, गुजरात से असम गए, असम से गोवा गए, गोवा से फिर मुंबई आ गए और मुख्यमंत्री बन गए। उनके सारे नेता जो जिनके पास नोटिस था वो सब जो है मंत्री बन गए। फिर दोबारा जो है चला, मोदी जी ने कहा मध्य प्रदेश जाकर के विधानसभा चुनाव याद कीजिए कि 72,000 करोड़ का घोटाला है, ये पवार साहब जो हैं, और सिंचाई घोटाला है, तो कोऑपरेटिव घोटाला है। लेकिन अभी 2 दिन पहले की न्यूज क्या है कि 35,000 करोड़ का जो ये कोऑपरेटिव घोटाला बता रहे थे, वो बंद करने के लिए कह रही है पुलिस कि इसको बंद कर दे, चूंकि इसमें कुछ है नहीं। और ये खोला ही गया था शिंदे जी के आने के बाद। तो ये जो है, इसलिए दोनों उदाहरण मैंने दे दिए। नरेंद्र मोदी जी देश का, अगर किसी को ये लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उसका जीना मुहाल कर देंगे, उसका फलाना कर देंगे, कुछ नहीं कर देंगे। उनका शेयर उनको दे दीजिए, चुप होकर बैठ जाएंगे। शिंदे जी को शेयर मिल गया, चुप हो गए। अजीत पवार जी चुप हो गए, फडणवीस चुप हो गए। यही हमारे देश की संस्कृति है। हमको अपना हिस्सा दे दो, आपको जो करना है करो। ये देश की संस्कृति में बोल रहा हूँ, फिर से संस्कृति को अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो प्रबुद्ध लोग जो बने हुए हमारे समाज के नियंता बन के घूम रहे हैं आज की तारीख में, और जो गांधी को गलियाते हैं, नेहरू को गलियाते हैं, उनको लगता है उनसे बड़ा महान कोई नहीं है। फिर आप देख लीजिए भारत रत्न कैसे कैसे लोगों को दिए गए, आप याद कीजिए। तो ये कुल मिलाकर के कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने वाला है। इनको इतना शेयर मिल गया है, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, इस बार बने नहीं बने, बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो फिर भजन गाएंगे, क्योंकि वो तो अब सब सुख मिलेगा ही उनको। इसके आगे कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं के लिए दुनिया में झंडा फहरा देंगे तो हिंदू बेवकूफ है। अगर उनको लग रहा है कि गरीबों के लिए करने आए हैं तो गरीब बेवकूफ है। अगर किसी को लग रहा है कि सवर्णों का पता नहीं क्या दे देंगे, वो बेवकूफ है। सबको बेवकूफ बना रहे हैं। अब आपको समझना है कि आपको बेवकूफ बनना है या आप किसी को भगाना है, वो आप तय करो। तो हेमंत जी, अब तक जो बात हो रही है, इससे स्पष्ट है कि एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कोई बदल नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी, ना बदल रहे हैं मोदी जी, ना उनको लोकतंत्र बदल रहा है, वो लोकतंत्र पर ही हावी है। यदि जीवित होते अभी कुलदीप नैयर, तो हम लोग कहते कि सर रिविजिट करिए इसको, जो आपका ये स्टेटमेंट था, क्योंकि वो आज वो इस दावे के साथ जरूर आते और बताते कि नहीं, ये जो टिकट है उसको इस रूप में देखो। आप कैसे देख रहे हैं हेमंत जी? और दूसरी बात कि बिहार में क्या होगा यदि इस एससीओ से टिकट कट रहे हैं और इन लोगों के टिकट कटे हैं। हालांकि वो मैं नाम भूल रहा हूं, जो संगीत सोम वाला इलाका है, मुजफ्फरनगर वाला, वहां के सांसद को टिकट दे दिया उन्होंने। उनकी कम भूमिका नहीं है, वो पूरा कासगंज का मित्र खड़ा करने में भी उनकी ही भूमिका थी। नाम भूल रहा हूं, यदि अरुण सर को याद हो या सैनी सर को। कासगंज वाला जो प्रसंग है, मुजफ्फरनगर के जो सांसद हैं। खैर, तो हेमंत जी क्या होगा बिहार में, क्या होगा गिरिराज सिंह का या दूसरे और लोग जो हैं उनका क्या होने वाला है, और इसको कैसे दिख रहे हैं? यही मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि कछुए के चाल से निश्चिंत, मतलब कछुआ भी हरा देता है, इसलिए निश्चिंत मत हो जाओ खरगोश की तरह अपने को सोचकर। हेमंत जी। जी, भागवत जी ने कहा है कि माहौल बहुत बेहतर है, लेकिन आराम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी आपका, और यह भी कहा है कि लक्ष्य जो तय है वो पूरा अभी होना है। तो आप समझ लीजिए कि लक्ष्य क्या है उनका। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये उनका परम लक्ष्य है। इस देश में जो संसदीय प्रणाली है उसको खत्म करना है, ये सब उनका लक्ष्य है। तो अभी जो जिन लोगों का टिकट कटा है, तो उसको इस रूप में समझा जा सकता है कि जैसे हेट स्पीच वाले जितने लोगों के टिकट काटे गए, या जो लोग नफरत के औजार हैं, या जो लोग बहुत दागी हैं, उनके टिकट काट देने से बीजेपी बिल्कुल नफरत से
अपने आप को नफरत की राजनीति से अपने आप को अलग करना चाहती है, नफरत और विभाजन की राजनीति से। ऐसा नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से दलितों को और किसी दलित को या आदिवासी को राष्ट्रपति बना देने से वो दलित और आदिवासी प्रेमी नहीं हो जाते हैं। आदिवासियों के बारे में तो आप सब समझ सकते हैं कि जब वो को आदिवासी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको वनवासी कहते हैं। तो ये इसी फ्रेम में इसको समझने की जरूरत है कि वो कैसे चीजों को अपने समय के अनुसार अनुकूल ढंग, जब समय अनुकूल होता है तो कैसे किन चीजों का इस्तेमाल करना है, वो इसमें बहुत माहिर है। यह इन लोगों को का टिकट काटना कोई नीतिगत बीजेपी का फैसला नहीं है। ये एक तरह से शिफ्ट है, वो शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है, जिसके जरिए वो लोकल जो गुनागणित है उसके हिसाब से ऐसा करना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर इन लोगों का ब्रिजभूषण शरण सिंह, रमेश बिधूरी, इनके टिकट काटे गए, ये साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा, तो अजय मिश्रा टेनी का टिकट क्यों नहीं कटा? इनका टिकट कटना चाहिए था। लेकिन अजय मिश्रा टेनी एक तरह से किसानों के खिलाफ लड़ाई के उनके औजार हैं, उनका एक सिंबल है। तो उनको लगता था कि अजय मिश्रा टेनी का टिकट काट देंगे तो मैसेज आएगा, अरे किसानों के दबाव में ऐसा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने उसका टिकट नहीं काटा। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दे दिया गया है, जो मुंबई में क्षेत्रीय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के। बाद में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, उनका बेटा जेल गया, वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनके सारे केस खत्म हो गए और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि छोड़ूंगा नहीं, तो लगता है कि वो कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं, भाजपा में शामिल करा के छोड़ूंगा। तो ये कुछ इसी तरह ये कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जिनको वो धमकी देते हैं, उनको पता चलता है कि बस थोड़े ही दिनों बाद वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो कल तेजस्वी ने कहा था कि इनकी पार्टी जो है वो एक तरह से वॉशिंग मशीन तो है ही, डस्टबिन भी है, जिसमें कूड़ा कचरा को भी ये भरते जा रहे हैं। तो ये पूरा जो इनका शिफ्ट है, ये एक तरह से टैक्टिकल शिफ्ट है। इसके जरिए, और इस बात से मैं सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी के मन में, चाहे उनके बोलचाल में जो घृणा और नफरत अलग ढंग से जो व्याख्यायित होती है, वो इन लोगों से कम नहीं है। आप समझ लीजिए कि उन्होंने मणिपुर की हिंसा के बारे में, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में किस तरह से की टिप्पणी की थी संसद में। उन्होंने कैसे पासिंग रेफरेंस में उसको उड़ा दिया। पूरा विपक्ष जब मणिपुर के मामले को लेकर के इतना संजीदा ढंग से उठा रहा था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उन्होंने उस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। तो अब समझ लीजिए, ये भी एक तरह के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एरोगेंस है। इसको भी आप कह सकते हैं कि महिलाओं के प्रति असम्मान का, एक पूरे स्टेट की आबादी के खिलाफ असम्मान का जो भाव है, वो तो साध्वी प्रज्ञा, रमेश बिधूरी और ये ब्रजभूषण शरण सिंह, इन लोगों की जो तौर तरीका है, उससे प्रधानमंत्री जी का तौर तरीका से कहाँ उसमें कोई फर्क। प्रधानमंत्री जी के तौर तरीका से बहुत अंतर दिखाई नहीं देता है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था गुजरात दंगे को लेकर के कि जब एक पिल्ला भी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आप समझ लीजिए कि किस तरह का रूपक वो कर रहे थे, एक पिल्ले से तुलना कर रहे थे उस गुजरात दंगे में मारे गए लोगों के बारे में। तो ये सब कुछ जब वो कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये कहा सकता है कि वो नए किस्म की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नया एजेंडा लेकर के आ जाए, इससे बड़ा लेकर के आ जाए। गिरिराज सिंह, ये सब कोई जरूरी नहीं है कि बिधूरी का टिकट कटा है, ब्रजभूषण का टिकट कटा है तो गिरिराज का भी टिकट कट जाए। इनको टिकट मिल जाएगा। हो सकता है इनका क्षेत्र बदल दिया जाए, जैसी चर्चा है, ब्रजभूषण का भी दूसरे को शायद लाना है। दूसरी बात संजीव भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण का भी अभी कटा नहीं है। नहीं कटा। किसका कह रहे हैं? कटा नहीं है, कटने की संभावना पर बात हो रही है कि वो भी। हाँ, ब्रजभूषण। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इनकी पूरी जो उस सीट को होल्ड पर है वो। हाँ, तो इनकी सूची, जो पहली सूची आई है, उसमें एक चीज और भी रेखांकित करने वाली बात है। ये महिला आरक्षण को लेकर इतना ये
जो पूरा कसीदे जो कहे जा रहे थे बीजेपी की ओर से, महिला प्रेम दिखाया जा रहा था कि महिलाओं की सबसे बड़े हितैषी यही हैं और इन्हें जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो इन्होंने किया है। लेकिन इनकी सूची में कितनी महिलाएं हैं? 14% के आसपास भी वो नहीं बनता है। तो आप समझ लीजिए कि आप एक तरह से महिलाओं को संसद और विधानसभा में आप 33% आरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो आप उनको 14% भी नहीं दे पाते हैं, उनको उससे भी नीचे रखते हैं। तो ये इतना सारा जो कंट्राडिक्शन है, ये एक तरह से इनका शिफ्ट है महिलाओं के को लेकर के। ये जिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देते भी हैं वो प्राय ऐसा होता है कि जो एम्पावर्ड महिला होती है उन्हीं को रिप्रेजेंटेशन ये देते भी हैं और जो इनको सूट करता है। तो पूरी जो आप एक तो देख लीजिए कि पूरी जो वैचारिक आएंगे आपकी ओर 1 घंटे। हाँ, आप पूरा कर लीजिए, फिर आएंगे आपकी ओर। जी, आप पूरा कर लीजिए सर। हेमंत सर आप पूरा कर लीजिए। हाँ, नहीं पूरा हो गया। आप अरुण जी को ले लीजिए। नहीं सुन रहा हूँ। हाँ जी आएंगे पूरा। मेरी बात पूरी हो गई। आप अरुण सर आपकी जी अरुण सर से टिप्पणी अंत में लेंगे, पहले सैनी सर की ओर फिर से चलते हैं। तो सैनी सर, ये जो हेमंत जी कह रहे हैं, मणिपुर तो एक बड़ा प्रसंग है। यदि सच में चेहरा बदलने का मामला होता, और ये कुछ मीडिया हाउसेज में चलाया जा रहा है, इसलिए मैं खास करके आज मैं बैठा इस पर बात करने। तो भाई मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदल देते, पसीने छूट जाएंगे इनको ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काटने में। वैसे टेनी का टिकट काटने में इनको पसीने छूट रहे हैं सैनी सर। और एक सूचना दे दूं, अभी अचानक से शायद आप इस पर भी एक टिप्पणी लेंगे कि कल लालू जी की बात हेमंत जी बड़ी चुभी है पूरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, वो परिवार वाली बात। इसलिए आज जो है ट्विटर पे लोग अपना, जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना हैंडल चेंज कर रहे हैं और उसमें जोड़ रहे हैं मोदी का परिवार, जगत प्रकाश नड्डा मोदी का परिवार, अमित शाह मोदी का परिवार। ये परिवारवाद गया, डूब गया लालू जी के एक स्टेटमेंट से। खैर सैनी सर, चोरों की बारात। सैनी सर अनम्यूट करिए। हाँ सर, 1 मिनट, अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ जी म्यूट। सब मेरी बात स्लिप हो गई कहाँ से? जी मैं कुछ कह रहा था तो उससे पहले कहा मैं कहाँ चला गया, मुझे हमने ये पूछा था। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सवाल ये था कि हेमंत जी ने जो कहा ऐसा ही होता है, यदि चेहरे बदलने का प्रसंग था या नफरती तेवर, तो बहुत सारे मसले सीधे मैसेज भी होता है। महिलाओं का मामला है, मणिपुर में सीएम हटाया जा सकता था, टेनी को टिकट दे रहे हैं, तो ये तो प्रसंग है, ये तो कोई इरादा नहीं है, ये टैक्टिकल पोजीशन है। तो आप अपनी राय इस पर। जी देखिए, जिस तरीके से रामलला के बहुत अनुयायी हैं और ऐसे जनमानस की मानसिकता को एक तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास है कि मोदी जी बड़े ही अहिंसा प्रिय हैं, बड़े शांति प्रिय हैं और बड़े देश का चारों तरफ से विकास चाहते हैं और एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, इस बेहतर हिंदुस्तान की रचना करना चाहते हैं। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्रिएट करने का ये तरीका है जिसको कि ये लोग इस्तेमाल करते आए हैं बहुत पहले से, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि सहज रूप से लोग मान लेते हैं कि हाँ ये देखिए इतना नहीं है लेकिन इतना तो है, लेकिन इतना नहीं है। और वो जो राम को लेकर के जो सोच रहे हैं उनकी मानसिकता में कोई चेंज ना हो, वो समझे कि हम लोग तो बहुत ही शांति प्रिय हैं और एक राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता विकसित होती रहे। उस पर थोड़ी बहुत भी कहीं से अगर आंच आ रही है तो उस पर रणनीति के हिसाब से कुछ डाल देना चाहिए ताकि वो दब जाए। और ये जो सितारे हैं भारतीय राजनीति के, जिन्हें कहना चाहिए, और दक्षिणपंथी राजनीति के, उन सितारों की महिमा में कोई फर्क ना पड़े, उनके चेहरे पे वैसे ही रौनक बनी रहे और लोगों का वैसे ही लगाव बना रहे, इसकी रणनीति है। ये ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ बदल गया, लेकिन जानबूझ के करते हैं, कोई शक नहीं है।
लेकिन बुनियादी रूप से जो बात हमने प्रारंभ में की थी कि रणनीति के हिसाब से ये बातें बदलते वगैरह है, बाकी की जो नफरती जो दर्शन है इनका, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, वो तो रहेगा। लेकिन कहाँ वो ज्यादा प्रखर हो जाता है और कहाँ वो बिल्कुल थोड़ा सुप्त हो जाता है, तो बिल्कुल मन की अवस्था की तरह से सारे सीन चलते हैं इनके, कि कब ये सुप्त है, कब ये चैतन्य है, कब ये जाग गया है, ये उस तरीके से चलते हैं। तो वैसा ही इनका सारा वो है, इस पे ज्यादा यकीन करना मेरा ख्याल है कि और इसमें कुछ अच्छा ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे अच्छा ढूंढने की चेष्टा करेंगे वैसे 50 दूसरे चीजें नजर आ जाती है इनकी कि ये किया उन्होंने। मैं राजस्थान के संदर्भ में जब भी देखता हूँ इनको, तो मुझे उदयपुर याद आता है, या फिर अभी ताजा जो 3 मुसलमान टीचर्स के साथ में इन्होंने किया, वो बिल्कुल ताजा समय कि कैसी बेहूदगी के साथ में, और कौन शिक्षा मंत्री कर रहा है, तो इससे कैसे अंदाज लगाया जाए कि सब इनमें कुछ बदल गया है। इनमें कुछ नहीं बदल सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। और इनके उसमें लोग शायद जो जिनका थोड़ा सा उदार हृदय है, वो लोग विश्वास कर लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं। जैसे भारत की ज्यादातर जनता ने इनको 10 बरस जैसे झेला है, वरना तो जिंदा कौम में 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, वो खड़ी हो जाती हैं। अब ये कुछ अजीब हुआ, लोहिया जी थे है नहीं अब, वरना तो उनसे पूछते कि आपने बात तो बोल दी, लेकिन देखिए कैसे हम लोगों ने बर्दाश्त किया है। जी बिल्कुल, छोटी छोटी टिप्पणियां कनुप्रिया। ये जो 2 चीजें और हुई है इस लिस्ट में, अब वो है रिप्रेजेंटेशन का प्रसंग, जो हेमंत जी कह रहे थे 14% ही महिलाओं को मिला है। हालांकि कहा जा रहा है कि एडिक्वेट ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो इसका ओबीसी का है, हालांकि एडिक्वेट नहीं है, वो भी 58 कैंडिडेट हैं 195 में, तो वो परसेंटेज के लिहाज से हेमंत जी पर समझेंगे। तो ये है कि एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त किया, 33% रिजर्वेशन पास किया, क्या पास किया और क्या आगे बढ़ा दिया, उसका नमूना है ये 14% इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये दे पाए हैं। कनुप्रिया, ये हेमंत जी ने बहुत ही एक बहुत सही क्वेश्चन जो है इन्होंने किया, जो इनकी पोल खोलता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव से पहले वो ये लेकर आए थे स्त्री वोटर्स को लुभाने के लिए, लेकिन अब जो है जब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो वो स्त्रियों को लुभाने के लिए क्या करने वाले हैं, देखने वाली बात है। क्योंकि यदि वो अपने 33% आरक्षण की बात करके जब उन्होंने वोट दिया, और अब यदि वो 14% भी नहीं देते हैं सीटें महिलाओं को, तो ये एक संदेश महिलाओं के अंदर इसको पहुंचाया जाना चाहिए कि जो 33% आरक्षण की बात है वो महिलाओं की कोई बहुत पक्ष की बात नहीं है। और बाकी तो हम लगातार देखते आ रहे हैं कि जिस तरह का उनका रवैया है महिलाओं के प्रति, आमतौर पर की महिला और उनके अपने पर्सनल बिहेवियर में भी, तो ये एक बात बिल्कुल साफ है कि वो महिलाओं के प्रति इनकी पूरे पार्टी की और इनके समर्थन करने वाले लोगों की जो सोच है वो महिलाओं के प्रति दोयम दर्जे की भी नहीं कहूंगी मैं, काफी शूद्र सोच है इन लोगों की। तो इसलिए महिलाओं को, लेकिन फिर भी वो धर्म के तौर पर उन्हें लुभा ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि रामलला आएंगे, गाती हुई महिलाएं ही उनको वोट दे देंगी, उनके लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो ये एक देखने वाली बात है कि महिलाओं को क्या समझ में आता है इससे, क्या रामलला आएंगे ही गाएंगी या वो अपना अधिकार की बात करेंगी। जी, हेमंत जी से अब आखिरी टिप्पणी लेंगे, लेकिन उसके पहले अरुण सर से बात करते हैं कि ये है कथनी और करनी का फर्क। और जो हालांकि करनी, इस बार तो करनी का भी मसला है कि वो कुछ करनी भी करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ लोगों के टिकट, वो भी कंफ्यूजन फैलाने वाला है। आप तो खैर बहुत करीब से देखते रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उनके वर्क पैटर्न को, तो उनका जो ये राजनीतिक चेहरा है भारतीय जनता पार्टी, उसको वो भी जो ये टिकट के माध्यम से जो क्या कर रहा है, क्या घालमेल है, क्या खेल है, क्या कथनी करनी है, क्या करनी है, क्या कथनी है। अरुण सर। जी सर, आपने एक पहले प्रश्न किया था मेरे विषय में। मेरी पृष्ठभूमि सभी जानते हैं, और जैसा कि
गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है, जब किसी व्यक्ति की ट्रांसफर होती है तो जब वो वहां पर ज्वाइन करता है उससे पहले उसकी छवि पहुंच जाती है कि ये व्यक्ति किस कैरेक्टर का है या इसकी मूलतः स्वभाव क्या है। अगर वो रिश्वतखोर होगा तो पहले पता चल जाएगा, भाई सावधान हो जाओ, जेबें गर्म कर लो। और अगर वो शरीफ होगा, नहीं लेता देता होगा कुछ अंडर द टेबल, तो ये छवि पहुंच जाती है, भाई सावधान हो जाओ, नियमों से काम करो और किसी गरीब आदमी को तंग मत करो। ये पब्लिक ऑफिसेस में होता है। मैं आपको एक उदाहरण एक लाइन में देके बात खत्म करूंगा, फिर मैं आपके मुद्दे पर आता हूं। सर, हमारे एक कुलीग थे, उनका प्रमोशन हुआ किस तरह से कि उनकी पत्नी ब्राह्मण थी, वो ओबीसी कैटेगरी के थे और उनकी नौकरी वैसे ही लगी, तो प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी का जो गोत्र था वो लगाना शुरू कर दिया, तो कंप्लेंट हुई। उसके बाद उनका डिमोशन हो गया। डिमोशन होके वो एक्साइज डिपार्टमेंट में चले गए। वहां पर यह रीत थी कि काम नहीं करना, घर बैठो, तो घर बैठे आपको सब कुछ मिलेगा। काम करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, भले ही उससे दुगना आपको लाभ मिल जाए। तो उन्होंने अपने घर बैठकर काम करना शुरू किया और 2 व्हाइट लाइन बसें उन्होंने डाली और खूब अच्छे से रहते थे। अब मैं आपकी बात करता हूं सर, ये जो आरएसएस का कैरेक्टर है ना, अभी अनुप्रिया जी ने क्या कहा, अभी आप देखो एक सीडी आई है, किसकी है वो, कौन है वो व्यक्ति और कैसे महिलाओं का शोषण हो रहा है, वो प्रत्यक्षता आपको दिखने में आएगा। वैसे आरएसएस का जो कैरेक्टर है सर, एक सीडी आई है एमपी की, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई रावत करके एमपी है जी। और आप देखें कि पहले इनके जो लोग इनकी जिला के अध्यक्ष हुआ करते थे, जोशी साहब, वो क्या करते थे, ये क्या क्या नहीं किया इन्होंने, उसका आधार है कि आरएसएस अपने प्रचारक को या अपने विचारक को बनाता कब है, जब वो अनमैरिड रहे, परिवार में ना रहे, समर्पित हो जाए 100%, उसके बाद ही वो इनका प्रचारक बनता है। तो महिलाओं में, परिवार में रहना, ये आरएसएस की परिपाटी नहीं रही। और मोहन भागवत जी ने कहा क्या था, आप याद करें, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक आपकी बने साथ रहें, जब ना बने तो छोड़ दें, और मोदी जी ने वही किया। तो स्त्रियों का सम्मान ये कहते हैं, शस्त्र की पूजा करते हैं, परंतु अपने जीवन में उनको चरितार्थ नहीं करते। और वैसे भी आप हिंदू पद्धति देखें तो उसमें शक्ति किसकी, शक्ति स्त्री की कही गई। हमारे यहां 3 देवियां कही गई और हम उनको पूजते हैं। ये क्या करते हैं, ये उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि वो इनके काम की पूर्ति का साधन बन जाएं। ये चरित्र है इनका। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास 100 उदाहरण हैं। और क्योंकि मैं उस माटी का बना नहीं था, इसलिए मुझे वहां से बाहर निकलना पड़ा 1992 में। और मोदी जी को तो मैंने पर्सनल झंडे वाला दफ्तर में बहुत बार देखा है, आरएसएस के ऑफिस में, क्योंकि मेरा वहां जाना हुआ करता था। मेरे पिताजी के मित्र वहां के इंचार्ज हुआ करते थे, मैं उनसे कभी कभी मिलने जाया करता था। अब आप देखें, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, हर्षवर्धन जी को टिकट नहीं दिया और उन्होंने उदाहरण था दिल्ली में उनको रमेश विधूड़ी को नहीं दिया, उन्होंने प्रवेश वर्मा जी को टिकट नहीं दिया। पर क्या हर्षवर्धन का टिकट काट पाएंगे? आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ते में है, हर्षवर्धन को टिकट ना देना एक ऐसा संदेश है जो दोनों ही एक ही धारा में बह जाते हैं। मतलब अगर आप प्रवेश वर्मा को टिकट नहीं देते या किसी और को टिकट नहीं देते, तो आपका संदेश बिल्कुल साफ है कि आप टिकट देने का नियम क्या रखा, जो सबसे पहले जिताऊ कैंडिडेट हो, उम्र का कोई ख्याल नहीं रखा जाएगा। आप देखें, आपके यहां जंबिका पाल को टिकट दिया गया,
और टिकट किसको नहीं दिया? उनको डॉक्टर साहब को टिकट नहीं दिया जिनका जन्म है 13 दिसंबर 1954, मेरे से सिर्फ 3 दिन छोटे हैं वो। तो ये आप समझे कि टिकट कटा नहीं है किसी का भी, किसी का टिकट कटा नहीं है सर। आखिरी लिस्ट में नितिन गडकरी के साथ वो चाहे तो बलात्कारी हो उसका भी टिकट आएगा, चाहे वो ब्रिज शरण भूषण हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका भी टिकट आएगा एक संदेश देने के लिए। परंतु ये संदेश विरोधाभास लिए हुए है, ये संदेश साफ नहीं है। मैं आपको एक अंतिम उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। बाबा गुरु नानक की एक युक्ति है, उनके बड़े अच्छे सेवादार थे जो सेवा किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बाबा, चलिए नेटवर्क का कोई इशू है, आएंगे तो वो ये जी, यदि अरुण जी आएंगे तो उनसे ये सुनेंगे सुक्ति क्या थी। तो हेमंत जी, जो सवाल है हमने आपसे किया था कि बिहार के प्रसंग में इसको देखते हुए भी, और लालू जी ने जो कल कहा, एक सूचना भी दी थी आपको कि इनका तो कोई परिवार नहीं है, तो बड़ा जबरदस्त चुभा है वहां पे। और आज ट्विटर पे एक खबर है, मैंने कहा इस पर भी आप टिप्पणी करिएगा। तो वो सब लोग अब अपना हैंडल परिवार, मोदी जी का परिवार हैंडल में जोड़ रहे हैं। हेमंत जी इस पे संजीव जी एक बात मुझे कहनी है। हेमंत संजीव जी एक बात मुझे कहनी है। पहले अरुण जी परिवारवाद की बात करते हैं जी जी, परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी में व्यक्तिवाद है। परिवारवाद को इन्होंने व्यक्तिवाद से रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, अरुण जी जी, मैं आपको ये जी हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिसी है, क्योंकि मेरे आज भी बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स बने हुए हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है टिकट देने का? चरित्र नहीं बांचा जाएगा, जीतने की क्षमता बांची जाएगी। आप संजय सेठ का एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। क्या हुआ वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन हुआ और उसको जिताया गया। तो जो बीजेपी का चरित्र है वो मात्र एक व्यक्ति का उदाहरण देकर साफ किया जा सकता है। ऐसे हजारों उदाहरण मेरे पास हैं, हजारों उदाहरण कह रहा हूं सर। मैंने बहुत अच्छे बहुत जो ऊपर की पोस्ट पर लोग काम करते हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया है। परंतु ये जो चरित्र का हनन जो हुआ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया और मुझे बाहर आना पड़ा और अपनी पिता की विरासत से विरोध में काम करना पड़ा, जिसका मुझे अफसोस भी है, परंतु खुशी भी है कि मैं अपने चरित्र को, अपने इंसान को अपने अंदर जिंदा रख पाया। ये मेरे लिए बड़ी बात है। ओम जी बैठे हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए बात जी मैं उनको प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं, सर मेरा भी मटिया मेट हो जाता है, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। और आप ये ना सोचे सर, आप ये ना सोचे, मेरे परिवार के लोगों ने 35 करोड़ की मेरी जायदाद थी 4 भाइयों की, जो मुझे हिस्सा नहीं दिया और मुझे बेदखल कर दिया गया। मैंने बहुत उसके लिए सहा है, परंतु मुझे गर्व है कि मैं ऐसा कर पाया। और क्योंकि मेरे पिता की जो सीख थी, बहुत साधारण आदमी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और अगर वो आज होते तो वो पहले व्यक्ति होते जो विरोध करते। और मैं उनके फोटो लगाकर हार नहीं चढ़ाता, मैं उनके कदमों पर चलता हूं। मेरे लिए इतना ही बहुत है जी। तो हेमंत जी, आपको कंक्लूडिंग रिमार्क इसके साथ ही कि लालू जी की बात चुभी है, वो परिवारवाद वहां से अब जो है लगता है परिवारवाद का मुद्दा भी उनके लिए अब खत्म होने वाला है। हेमंत जी। संजीव भाई, जो आपने लालू जी वाला प्रसंग छेड़ा है, तो लालू जी ने तो वो एक तरह से उनके मर्म पर चोट कर दिया मोदी जी के। मोदी जी जो बहुत मजाक बना रहे थे परिवारवाद का, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस रूप में उनको जवाब दिया कि आपका परिवार कौन सा परिवार है? आपकी न तो आपके पत्नी है, ना आपके बच्चे हैं। तो ये एक तरह से एक जो पूरे जो एक सामाजिक जो ये है परिवेश में कैसे परिवार को देखा जाता है, तो उनका कहने का मकसद ये था कि आप परिवार के प्रति आप इतने निर्मम है
कि न तो पत्नियां, हालांकि ये बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि परिवार के प्रति आप इतने निर्मम है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रही, आपने अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं रखा, आपके बच्चे नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये जो आज ट्विटर हैंडल बदला गया है मोदी का परिवार, तो ये इसका जवाब नहीं हो सकता है। लालू जी ने बहुत कैटेगरिकली कल जवाब दिया और ये भी कहा कि मोदी है कौन, उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया। तो मोदी जी के खिलाफ लालू जी बहुत पहले से सख्त रहे हैं, कल भी उन्होंने सख्ती दिखाई। लेकिन जो एक बात और, जो बात जिस पर चर्चा आप कर रहे थे उसमें एक चीज में हिंदू भी नहीं है, उन्होंने यह भी कहा कि बिल्कुल मोदी हिंदू भी नहीं है, हाँ, मां उसमें के वो पर्दे पे बाल भी नहीं। हाँ जब हाँ सही, उन्होंने जवाब उन्हीं के तर्कों से दिया। जब आप बहुत हिंदू करते हैं तो उन्होंने आप ही के हथियार से आपका बाल मोड़ दिया एक तरह से। उन्होंने कि आपने अपनी माँ के मरने पर आपने श्राद्ध कर्म में सेंसर नहीं लिया, बल्कि उसके बाद उसी क्षण आप थोड़ी देर के बाद आप रेलवे की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए दिखे। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो इनका जो पूरा जो चर्चा है कि जो नफरती लोगों को हटा रहे हैं और अलग कर रहे हैं, टिकट काट रहे हैं, आप समझिए कि यह पार्टी वही पार्टी है तिरंगे यात्रा भी निकालती है और तिरंगे को इतना अपमानित करने की प्लानिंग करती है कि इस बार के 26 जनवरी के समारोह के बाद देश में तिरंगा लग रहा था कि कहीं पर सकुचाया हुआ, दुबका हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो लगता है जैसे बहुत बड़े देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी है, और दूसरी तरफ आप 26 जनवरी से महज 4 दिन पहले आप 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन रखते हैं और पूरे देश में चारों तरफ गली कूचों को आप भगवा से पट देते हैं। तिरंगा उसमें कहीं दिखा ही नहीं। 26 जनवरी की 4 दिन बाद 26 जनवरी थी और उस दिन जो तिरंगा फहराया गया जहां तहां, वो तिरंगा कहाँ दुबक गया, कहाँ छुप गया, कुछ दिखाई नहीं। तो ये इनका कंट्रास्ट है। आप इसको इस रूप में समझिए कि कभी ये राष्ट्र प्रेमी दिखते हैं, कभी ये भगवा प्रेमी दिखते हैं। उस समय इनको तिरंगा यात्रा निकाल कर अपने आप को साबित करना था कि सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हम ही हैं। हालांकि राष्ट्र प्रेम इनका कितना ये है वो पूरी दुनिया को पता है कि आप राष्ट्र प्रेम के कितने बड़े पैरोकार हैं कि आपने आजादी की लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। दूसरी तरफ आप ये लोग गांधी जी के राजघाट समाधि पे जाते हैं, दुनिया भर में बाहर जाते हैं तो गांधी जी का नाम लेते हैं और गांधी जी के हत्यारों के बारे में या उनसे जो है आप जानते ही हैं कि इनसे किस तरह से जुड़ाव रहा है। जी हेमंत जी। हाँ तो ये पूरा इस कंट्रास्ट को जब आप समझे, इस कंट्रास्ट को जब आप समझेंगे तब समझ में बातें आएगी कि कैसे ये टैक्टिकल शिफ्ट इनका होता है। ये नफरत इनके एजेंडे का मूल है, विभाजन इनके एजेंडे का मूल है। बाकी चीजें जो है वो सब दिखावटी है, बनावटी है। इसी रास्ते पर ये चल रहे हैं। इसीलिए कभी किसका टिकट काट देंगे, कभी किसी को कहेंगे माफ नहीं करेंगे तो दिल से माफ नहीं करेंगे। अरे ये कैसी बात है? आपको कार्रवाई करनी है, आप तो परम पराक्रमी और ताकतवर है तो तत्काल कार्रवाई करके कुछ दिखा सकते हैं। विद्रोही को आपने अभी टिकट नहीं दिया और उस समय क्या किया था, राजस्थान में उनको एक जिले का प्रभारी बनाकर भेज दिया था। वो क्या प्रोत्साहित करने वाली बात नहीं थी? इसका मतलब आप उनको इंडोर्स कर रहे थे। तो ये पूरी तरह से टैक्टिकल शिफ्ट है। इनके इस झांसे में आने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको उजागर करने की जरूरत है। आज उजागर ये करने की जरूरत है कि जो लोग इतना महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के इतना हाय कर रहे थे, तो उनका जो पूरा उनके पास जो अभी औजार है, उनके पास जो अभी हथियार है कि आप निकालिए और दीजिए, सबको बांट दीजिए, 33% कर दीजिए कम से कम लोकसभा चुनाव के दौरान आप। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। तो ये इनको बेनकाब करने का भी एक एजेंडा सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद अगर विपक्ष इसको उठाए तो बड़ा एजेंडा बन सकता है। बिल्कुल, और इनको करना भी नहीं था, इन्होंने इसलिए बढ़ाया है। छोटी सी टिप्पणी अंतिम एक आध वाक्य में आप, क्योंकि सर 1 घंटा 10 मिनट हुआ है। अरुण सर मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैं पुलिस की नौकरी में रहा तो परिवार हम देखते थे, जो गुंडे बदमाश होते हैं ना, जो माफिया होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उनका परिवार एक होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने अपने परिवारों में रहते हैं।
और अपने परिवार की रक्षा करते हैं। तो आप देखें, बाबा गुरु नानक की युक्ति है जो मैं बताना चाह रहा था कि भले लोग बिखर जाएं, मतलब अच्छाई बिखर जाए तो सर्वथा उचित और अच्छा होता है, और गुंडे बदमाश या जो समाज के दुश्मन होते हैं, जो संविधान के दुश्मन होते हैं, वो इकट्ठे रहें तो ज्यादा अच्छा होता है। मोदी जी ने वही चरित्र दिखाया है। हर पार्टी का खराब आदमी अपने यहां बिठा लिया, और जो अच्छे लोग थे उनको कहा अपनी अपनी पार्टी में रहो, अच्छाइयां फैलाओ। तो मोदी जी जो है वो बाबा गुरु नानक के बड़े अच्छे भक्त हैं, और वो उनकी युक्ति पर चल रहे हैं। चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती, ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, एबीवीपी भी याद कराता है। आपको याद कराता हूं, एक जो जेएनयू में एक लड़की थी जिसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके वीडियोस थे, हर चीज थी, परंतु उसको नहीं पकड़ा गया क्योंकि वो उनका टूल किट था। एक अन्नू कपूर हुआ करती थी जो वो टूल किट थी। ऐसे लोगों को या चड्डा साहब को हमेशा आश्रय दिया जाता है। गुंडे लोग जो अपनी गैंग बनाते हैं उसमें हर वैरायटी का वो गुंडा रखते हैं, जो मर्डर कर सकता हो, जो लूट कर सकता हो, जो स्नैचर हो, जो पिक पॉकेटर हो। ये बिल्कुल संविधान के दुश्मन हैं, संविधान की रक्षा नहीं करते। इनका एक परिवार है, मेरी बड़ी मुबारक है इनको, ये इकट्ठे रहें, और हम जो भले लोग हैं वो पूरे देश में बिखरे रहें, ताकि लोग सच्चाइयों को, अच्छाइयों को, अच्छी बातों को स्मरण रखें। बस मेरा इतना ही कथन है। और ये जो आपने कहा, ये उनको कतई अच्छा नहीं लगेगा। 2025 में 100 साल मनाने जा रहे हैं, 100 साल मनाने, 2025 में वो 100 साल मनाने जा रहे हैं, और क्या क्या नहीं मनाए जाएंगे, नहीं मनाए जाएंगे सर, नहीं मनाए जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूं आपको। जी जी, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूं। तो वो जो है 100 साल उनका 2025 में होने जा रहा है। पता नहीं क्या क्या बात करते हैं समरसता में, आज तक समझ नहीं पाता हूं, मेरे भेजे में नहीं घुसती है समरसता। और वो कैसे इक्वलिटी के खिलाफ है। उनका एक और भी है 5 एजेंडों में, वो है कर्तव्य, अधिकार की बात ये कतई नहीं करते, जबकि लोकतंत्र में जनता के अधिकार का मसला ही मूल बुनियादी मसला होता है। हेमंत जी आप हमारे साथ जुड़े रहे, ओम सैनी सर आप जुड़े, अरुण सर आप आए, कनुप्रिया जी आप जुड़े, और हमारे साथ थे धनंजय जी चले गए, जोशी जी थे चले गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलेगा अंत में सर, पहली बार आपके साथ में आया हूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, भले ही थोड़े से टाइम के लिए आया। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने साथ जोड़कर रखें, अच्छी बातें सुनने को, सुखद चीजें सुनने को, और एक संविधान की रक्षा करने वालों को सुनने का मौका मुझे मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप समय निकालते रहें। तो आप सब, और जो बाद में इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, देखेंगे, अपनी टिप्पणियां करेंगे, उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर कल 8 बजे।